नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं पूजा यादव। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विभाकर झा। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव के बारे में, जहां पर टीएमसी ने अपनी रिपोर्ट जारी करके बता दिया है कि इस बार वो कितने उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि सबकी नज़र थी कि ममता बनर्जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, और इस बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। तो सर, जैसे कि ममता बनर्जी हमेशा से भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई हैं, तो इस बार नंदीगांव से चुनाव लड़ने का क्या कारण हो सकता है? नंदीग्राम में एक बड़ा रणनीतिक विधानसभा का क्षेत्र बन गया है। ममता बनर्जी ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला करके उसको और वीआईपी सीट बना दिया है। और नंदीग्राम जब सेज का चल रहा था, जब पूंजीवाद के खिलाफ जब टाटा की कंपनी नैनो की थी, उस समय विरोध से ये चर्चा में आई थी और वहीं से इनका राजनीतिक ग्राफ बढ़ता गया और वह वहाँ से सत्ता में पहुँची। और वहाँ से सत्ता में पहुँचने का जो सबसे एक जो सारथी की भूमिका में थे वो थे शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो शुभेंदु अधिकारी को पार्टी से उपेक्षित महसूस कर रहे थे और वह दिसंबर 2020 में वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। अगर हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी जो है उनका लगभग 40 से 45 जो सीट है विधानसभा के, उस पर उनका प्रभाव है और टीएमसी के कद्दावर नेताओं में वो गिने जाते हैं। अगर हम बात करें पुरुलिया की, झारग्राम की, मिदनापुर पूर्वी और दक्षिणी की, तो इन सारे क्षेत्रों में, इसके अलावा जो है मुर्शिदाबाद में भी, जंगल महल में भी, इन सारे क्षेत्रों में इनका प्रभाव है। और बात अगर हम प्रॉपर नंदीग्राम की करें तो यहाँ पे 90,000 बंगाली लोग हैं, 50,000 गैर बंगाली लोग हैं, 45,000 मुस्लिमों की आबादी है। यानी माना जा रहा है कि ये 45,000 जो मुस्लिमों की आबादी है ये निर्णायक रहने वाले हैं। और ममता बनर्जी ने आगे बढ़कर जिस तरीके से लीड किया है कि हम नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे और वहीं से शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देंगे, मतलब कि वो जो 40 से 45 सीटों पे उनका प्रभाव है उसको कम करने के लिए उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ताकि सिर्फ बात नंदीग्राम तक न रहे, बाकी जो पूरे 40 से 45 जो आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव है उसको भी कम किया जा सके। सर, इस बार देखने को मिल सकता है कि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में टक्कर बन सकती है। सर, ये मुकाबला काफ़ी देखना दिलचस्प भी रहेगा ना? बहुत दिलचस्प रहने वाला है। अभी हालांकि बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी के नामों की घोषणा नहीं हुई है और नंदीग्राम पे पहले से ही ममता बनर्जी ने खुद स्पष्ट कर दिया था कि वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा वहाँ से शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। पर शुभेंदु अधिकारी भी काफ़ी जोश में है। उन्होंने बोल दिया है कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी को 50,000 से अधिक वोटों से हराएंगे। अगर नहीं हरा पाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो लेकिन अभी तक भाजपा की ओर से इस सीट पे उम्मीदवार की घोषणा हुई नहीं है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वे कहाँ तक शुभेंदु अधिकारी वहाँ रहेंगे या फिर किसी और को वहाँ से मौका मिलता है। सर, जीत को लेकर बीजेपी उत्साहित क्यों रहती है, क्यों है? अगर 2014 की बात करें, फिर 2019 की बात करें, तो राज्य में लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला गया। कई सारे सियासी समीकरण उनके पक्ष में होते चले गए और बीजेपी जो एक एजेंडे को लेके चलती है, जो विपक्षी दलों पे आरोप लगाती है एपीजमेंट का, ममता बनर्जी पे भी उन्होंने यही एपीजमेंट का आरोप लगाया। और ममता बनर्जी ने खुद कुछ ऐसे अपीजमेंट के काम किए, मुस्लिमों के पक्ष में उनका झुका हुआ रवैया भी सामने आया जब उन्होंने कई सारे राज्य के जो फेस्टिवल थे, चाहे सरस्वती पूजा के लिए हो, दुर्गा विसर्जन के लिए लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ा। तो कुछ चीज़ें ऐसी आई जिसमें जनता कहीं ना कहीं नाराज़ थी और इन्हीं नाराज़गी से राज्य में बीजेपी को मौका मिला उस नाराज़गी को अपने पक्ष में करने का। अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से जो कांग्रेस है, जो कम्युनिस्ट है, जो वहाँ सत्ता में रही, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भाजपा की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। 2019 में भी यही हुआ और 2000 जो आगे आने वाले हैं 14 में भी यही हुआ था, 2019 में भी हुआ है। आप देखेंगे 18 सीटें अगर जीती है तो इसमें बहुत बड़ा वोट शिफ्टिंग जो है कम्युनिस्ट और कांग्रेसों का है। तो टीएमसी भी यही आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी और जो कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट हैं उनकी वजह से भाजपा को राज्य में पांव पसारने का मौका मिला है। इस बार क्या है कि जैसे ही मल्टीपोलर वोट होगा, सरकार विरोधी मतों का विभाजन होगा, बीजेपी का जो है अपना एजेंडा कोर वोट बैंक है उसे लेके चल रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट जो निर्णायक होने जा रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है, 30% की आबादी है पश्चिम बंगाल में।
अगर वहाँ पे टीएमसी का अलग गठबंधन हो, ओवैसी सुरपुरा का अलग गठबंधन हो, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट और कांग्रेस का अलग गठबंधन हो सकता है बीजेपी इसमें अपने लिए एक अवसर देखता है कि ये जो सियासी समीकरण है इनसे उन्हें लाभ होगा और वह पहली बार एक विपरीत जनाधार वाले, जैसे उन्होंने पूर्वोत्तर में असम में एक उनके लिए चुनौती माना जा रहा था कि असम में कैसे वो सरकार बनाएंगी, पर भाजपा ने ऐसा कर दिखाया। बंगाल में भी मुझे लग रहा है कि भाजपा इसी चुनावी सियासी समीकरणों की आस में बैठी हुई है कि जिससे वोटों का जैसे जैसे ध्रुवीकरण होता जाएगा बीजेपी को इसमें मज़ा आएगा और बीजेपी के पक्ष में हवा बहेगी, ऐसा उन लोगों का मानना है। दिलचस्प होगा कि इस बार बंगाल चुनाव कैसा रहेगा। बिल्कुल, सालों बाद ये बीजेपी ने मुकाबले को रोमांच बना दिया है। सबकी नज़रें हैं कि बीजेपी क्या परफॉर्मेंस कर पाएगी। मोदी लहर में भी वो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, हालांकि 2019 बहुत बड़ी टक्कर रहने वाली है ममता बनर्जी और हाँ, इस बार जो है मुख्य मुकाबला तो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट का क्या परफॉर्मेंस होगा, ओवैसी और सुरपुरा के बीच जो हुआ है उसके बीच क्या उनका वोट परसेंटेज क्या रहने वाला है, इन सब के बीच जो वोटों का विभाजन होगा यही जो है बीजेपी के जीत का कारण बनेगा। यही विभाजनकारी वोटों को देखते हुए राज्य में बीजेपी अपने लिए एक अवसर देख रही है। सर, एक बार हमारे दर्शकों को जो लिस्ट जारी की गई है कि कितने उम्मीदवारों के साथ लड़ेंगे, सर वो भी बता देते तो सही रहता। भाजपा ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, हो सकता है वो शाम तक कर दें। हालांकि चाहे कांग्रेस हो कम्युनिस्ट, उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभी तक नहीं की है। सारे लोगों की नज़र जो है विपक्षी दलों की इस बात पे है कि टीएमसी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे, उस हिसाब से रणनीतिक सेट किया जाए और अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जाए। हालांकि बीजेपी पहले और दूसरे चरण के लिए जिन नामों का है चयन किया है उसके नामों की उन्होंने लगभग चयन कर लिया है। काफ़ी मैराथन बैठक हुई है और उन्होंने इसकी जो है नाम तैयार कर लिए, पर उन्होंने अंतिम समय में उन नामों को रोक लिया है, अभी घोषणा नहीं की है। तो संभवतः वो देखना चाह रहे थे कि टीएमसी का जो रणनीति है वो क्या है, किन सीटों पे उनके कितने उम्मीदवार आते हैं, कौन उम्मीदवार आते हैं, तो शायद उस हिसाब से वे उम्मीदवारों में कुछ फेरबदल भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अब जल्द ही भाजपा भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डीएनपी इंडिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको कमेंट करना चाहते हैं, हमें सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं।